अभी तक हमने फीस मैनेजमेंट को देखा था इसमें। जब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 789 यानी DCA का है, तो जब भी किसी स्टूडेंट की फीस जमा कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि कोर्स के आधार पर कितनी फीस आई। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं ऑल रिसिप्ट में और यहाँ पर हम बना लेते हैं कोर्स का शेड्यूल। एक तो है हमारा कोर्स DCA, है ना, और इसी के साथ में सर ये रिसिप्ट में अपन ने मेट्रो चलाया था पहले, उसके बाद ये रिसिप्ट का नंबर तो बाद में दिया था, फिर ये क्या है? जब हमने यहाँ पर कॉपी किया था, देखिए यहाँ नहीं आया है, यहाँ आया है। इसलिए आया है क्योंकि जब मैंने यहाँ से मैक्रो कॉपी किया था तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक का सिलेक्शन किया था। आपने यदि यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक किया है तो फिर ये नहीं आएगा। नहीं, नहीं किया, एक्सेल गलती नहीं करेगा। आपने यदि पूरा किया है तो आप पूरा ही आएगा, आपने यहाँ तक किया है तो यहीं तक आएगा। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का अगर आपका नहीं आ रहा है तो फिर से एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। आप जितना इन फॉर्मूले को बार बार करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जब कोई फार्मूला आपने गलत बना लिया, आपका सीधा सीधा कहना होता है कि सर बहुत बड़ा फार्मूला है, इसी को ठीक कर दो। ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा ठीक। लेकिन आप उस एरर को नहीं पकड़ पाएंगे कि हमने एरर संशोधन किया तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या करेक्शन किया उसमें। आप नहीं समझ पाएगा कि गलती कहाँ थी। ज़्यादा अच्छा है कि उस पूरे फॉर्मूले को डिलीट कर दें, फिर से असाइन करें स्टेप बाय स्टेप। हमें सिर्फ इसको बना करके नहीं छोड़ना है, हमें फंक्शन के यूज़ को समझना है। क्योंकि जब कोई काम मिलेगा तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो काम किस प्रकार का होगा। इसलिए हमें उनके यूजेस आना चाहिए कि हम कैसे फॉर्मूले 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 के अंतर्गत लगा करके वैल्यू को एग्जैक्ट लेके आ जाए। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर यहाँ तक का सिलेक्शन किया था, इसलिए हमारे इसमें ये पूरा आ गया है। अब यदि पुराना रिसिप्ट हम पैटर्न यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये रिसिप्ट तो हमने पूरी डिलीट कर दिया है। यदि हम सेव को क्लिक करेंगे, चूंकि हमने पेस्ट करते समय वहां से यानी कॉपी करते समय इतना रेस रह किया था, उतना आ गया है। अब हम चाहते हैं कि DCA की टोटल फीस कितनी आई, PGDCA की कितनी आई। तो यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, सम इफ्स में हम यहाँ पर देंगे, सेलेक्ट करेंगे कोर्स, लेकिन चूंकि हमारे इस शेड्यूल में कोर्स नहीं है। सम इफ का फॉर्मूला काम क्या करता है कि जो कंडीशन दे रहे वो भी, जो वैल्यू है वो भी एक ही कॉलम में आए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू तो आ रही है लेकिन यहाँ पे कोर्स नहीं आ रहा है। फिलहाल हमने सम इफ का फॉर्मूला लगा लिया है, तो हम इस फॉर्मूले को पूरा कर लेते हैं। किस बेसिस पर कि हम एच वाले कॉलम में कोर्स को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, सम रेंज पूछ रहा है पहले, तो सम रेंज में तो जी आ जाएगा। किस में है, जी में वैल्यू है, कॉमा क्राइटेरियन किस में रहेगी, रहने वाली है, एच में। इसके बाद क्राइटेरिया कहाँ रहने वाला है, तो क्राइटेरिया हमारा DCA है। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे। तो अभी DCA की कोई फीस ये नहीं बता रहा। हम चाहते हैं कि हमारे इसमें DCA की फीस ऑटोमेटिक ये बता दे, तो क्या करना है, रिसिप्ट में जा करके यहाँ हम इक्वल और प्रोटेक्टेड है अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू पहले से बैठी हुई है, इनरोलमेंट नंबर बैठा है, यहाँ नहीं है, तो हमें देना होगा एच, सॉरी आई। तो हम यहाँ पे दे देंगे इक्वल कोर्स, चूंकि हम यहाँ से कोर्स सिलेक्ट कर ही रहे हैं, एंटर करेंगे। इसके बाद इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ रिसिप्ट में कोर्स भी जाएगा, और इस वाले मामले में हम एज की जगह इसको दे देंगे आई।
पूरा कॉलम दिया है हमने, तो हम दे देंगे आई टर्मेटर आई कॉमा क्राइटेरिया। अब देखिए डीसीए की फीस बता रहा है 2235 रुपये आया है अभी तक। यदि आप एक और रिसिप्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने 1000 लिया यानी 3000 रुपये बन रहे हैं हमारे, सेव को क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे तो डीसीए की 5235 हो गया, पहले 2000 थे, 3000 और ऐड हो गए। 3000 कैसे हुए हैं, तो 2000 केस में और 1000 बैंक में, टोटल हमारा 3000 है। तो हमने इससे फॉर्मूले को उठाया है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमें कोर्स वाइज फीस भी यहाँ मिल जाएगी। क्या करना है, इक्वल सम इफ्स सम रेंज है हमारी जी कॉमा क्राइटेरिया रेंज आई कॉमा क्राइटेरिया पीजीडीसीए, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, ठीक है। अब यदि हम पीजीडीसीए स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, पीजीडीसीए का कोई स्टूडेंट है और जिसके नंबर है 7744, ठीक है ना, तो इनकी फीस है और इन्होंने केस पे किया है 5000, 1000 इन्होंने ऑनलाइन किया है या 1500 ऑनलाइन किया है, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे तो अब हमारी ऑल स्लिप में पीजीडीसीए में डबल आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग 1500 करना था, 6500 हो गया। तो उसने तो सही बताया पीजीडीसी ने, यानी हमारा जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग 11500 पीजीडीसी में आ गया। लेकिन हम इसमें एक और चीज़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैंक में कितना आया और केस कितना आया। बैंक है ना यूपीआई पे, ऐसा हमने लिखा है। देखिए हमारे इसमें जैसा लिखा हो वैसा लिखना जरूरी है। और दूसरा है कैश पे, कैश_पे, ठीक है ना। तो अभी तक हम क्या चाह रहे थे, सिर्फ अभी तक इसने क्या बताया इसने बताया टोटल कितना आया। लेकिन अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास केस में कितना आया और बैंक में कितना आया, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति के लिए, अभी 5235 बता रहा है, लेकिन एक और हम कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्योंकि यूपीआई का निकाल रहे हैं हम, तो यूपीआई वाली कंडीशन देंगे, यानी ई टू ई कॉमा एड्रेस देंगे हम M4, M4 में क्या है, हमारा यूपीआई लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंटर करेंगे, टोटल गलत बता रहा है क्योंकि यूपीआई वाला पेमेंट इसमें नहीं आया है, कौन से में, जी में नहीं आया है, वो आया है एप में, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया चेंज भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी दो क्राइटेरिया है। अब फिर से लगा देता हूँ, इक्वल सम इफ्स। आपको यदि पूरा स्टार्टिंग से बताओ तो अब तो समझ में हाँ हाँ कर लेते हो आप, लेकिन बीच में थोड़ा सा करेक्शन करके बता दो तो आप फिर मौन धारण कर लेते हो, तो बड़ा अटपटा लगता है मुझे। नहीं उसी में यदि करेक्शन करें तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब इस स्टेज पे आ गए हम लोग। चलिए, तो सम रेंज क्या है हमारी, तो अब हमें चूंकि यूपीआई केस का टोटल करना है, तो यूपीआई किस में अब, हाँ ऐप में है ना, आई तो गया, आई में तो कोर्स है हमारा, टोटल किस में, सम रेंज बोल रहा ना, तो सम रेंज किसका करना है, यूपीआई वाले का, तो यूपीआई वैल्यू किस में है, ऐप में। तो हम करेंगे इफ कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो पहले क्राइटेरिया रेंज हमारी हो सकती है यूपीआई, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है पहला,
तो वो है M4, ठीक है। यानी हम क्या चाह रहे हैं कि यूपीआई से टोटल पेमेंट कितना आया, किसका, कोर्स भी हम चाह रहे हैं, डीसीए का। तो अगली रेंज क्राइटेरिया क्या होगी हमारी, वो है आई, कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा, बोलो। डीसीए कहाँ लिखा है, एन में, तो N3, यही तो बोलना है, ठीक है ना। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अभी 5300 कुछ बता रहा था, अब बता रहा है वो 1235 रुपये, है ना। 1235 एक ही बात है। कैसे है 1235, देखिए इस स्टूडेंट ने 6500 यूपीआई किया है, लेकिन ये कोर्स क्या है, पीजीडीसी, मतलब ये टोटल में नहीं आएगा। तो यूपीआई से डीसी वाले स्टूडेंट ने कितना किया, तो एक ने 235 किया और एक ने 1000। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा डीसीए में ऑनलाइन पेमेंट कितना आया वो। इसी प्रकार डीसीए में कैश पेमेंट कितना आया, तो हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स सम रेंज। अब केस वाली सम रेंज, यानी अब हो जाएगा डी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, ये तो सम रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज क्या आ जाएगी हमारी, सी, कॉमा क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, M5, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, कोर्स, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, डीसीए, क्राइटेरिया वही है हमारा। कोष्टक बंद, देन एंटर, तो 4000। अब टोटल डीसीए की फीस कितनी आई, तो इक्वल सम, सर क्लास के बाद लगाऊं आपको थोड़ा सा, बस आधे घंटे में। हाँ, तो हमने लगाया, नहीं सम इफ्स की जरूरत नहीं है, हम लगाएंगे सम, ठीक है। इन दोनों का सम कर लीजिए आप, चूंकि अब कंडीशन के आधार पर तो निकल ही गया। तो ये हो जाएगा डीसीए का टोटल 5235, पहले भी यही आया था, लेकिन पहले ये क्लियर नहीं था कि कितना ऑनलाइन में आया है और कितना केस में आया है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यदि आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, या हमने ये लगाया है इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करिए, खींच भी सकते हैं, पर हम पेस्ट ही कर देते हैं। अब चूंकि हमारी इसमें तो एक ही रेंज है, लेकिन टोटल इसमें गलत है, तो लगा ही लेते हैं ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें टोटल अब दूसरे कॉलम का करना है, हमें करना है टोटल केस वाला, यानी डी का, कॉमा क्राइटेरिया रेंज है हमारी सी, कॉमा क्राइटेरिया फर्स्ट है हमारा केश, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारी आई, कॉमा क्राइटेरिया हमारा O3, कोष्टक बंद, देन एंटर, ये आ गया। और इसमें भी करेक्शन होना है, ये पेमेंट ये गलत है, तो आप चाहो तो इसी को इसके ऊपर लागू कर दो, ठीक है, पर इसमें कुछ चीज़ चेंज होगी। देखो क्या होना है इसमें, तो ये सेल एड्रेस O2 आ गया, यहाँ तो O3 हो जाएगा, ठीक है। और केस और यूपीआई ये तो सही लिया इसने। अब हमारा यूपीआई किस कॉलम में लिखा है, तो यूपीआई हमारा ई में है, तो किसकी जगह, सी की जगह, ये भी देखना जरूरी है। सी की जगह क्या जाएगा, ई, ठीक है। 5000, क्या यूपीआई में 5000 आए हैं क्या, नहीं आया, वो इसका ले लिया, वो रेंज भी चेंज होगी, यूपीआई की एफ आएगा, डी की जगह सम रेंज क्या है हमारी, डी नहीं है हमारी सम रेंज, केस का है ये, सम रेंज अब हमारा है एफ, यूपीआई तो एफ में है, तो ये भी चेंज होगा ना, एफ टू एफ। ये देखो 6500 आए हैं, ये 6500 पीजीडीसीए के, सही है, ठीक है ना। अब हम इसका भी टोटल लगा लें,
अल्ट प्लस इक्वल, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाने के लिए शॉर्टकट है अल्ट के साथ में इक्वल, एंटर कर दीजिएगा। तो ये 11,500। टोटल पेमेंट कितना आया? टोटल इनकम, ठीक है। क्या करेंगे? इक्वल ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस सीपीसीटी प्लस टेली। इनमें भी फॉर्मूला नहीं लगाया पर लगेगा वो तो ये आ गया हमारा पास 16,735, ठीक है। जीरो। एक बार नई रिसिप्ट बनाते हैं हम, 1,000 और 1,500 यूपीआई, किसमें? पीजीडीसीए में। तो ये आ जाना चाहिए, आ गया ऑटोमेटिक। इसी प्रकार डीसीए में 500 को बना लेते हैं, 789 यही था ना कोर्स में डीसीए। यहाँ पे 500 केस और 500 टोटल 3,500, सब कुछ ऑटोमेटिक। अब तो ये तो हो गई हमारी इनकम की बात। इनकम के साथ में हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, तो हम एक सीट और बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस, या बैलेंस शीट कह सकते हैं इसको। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है उसका हम जिक्र करें। तो मेरे पास पहले से बैलेंस शीट बनी हुई है, मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ये है हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की कौन कौन सी फील्ड है, इसका पूरे का आप पिक ले लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हो गया, चलिए। अब क्या करना है, तो हम ये पहले की वैल्यू तो हटा देते हैं इसमें, ये सारी वैल्यू हटा देंगे, इनकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है, डिलीट। सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस कि हमारे पास पहले का पैसा कितना है। तो माना कि केस में हमारे पास 1,000 है और बैंक में हमारे पास करंट में डाल देंगे 1,000 रुपये, ये हमारे पास है। यानी टोटल ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2,000 है। तो हम लगाएंगे इक्वल ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ा हो, आगे सेकंड सेम में हम पढ़ेंगे, वही ध्यान रखिएगा आप, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पक्ष का टोटल करेंगे इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक, तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे इक्वल सम, यहाँ तक का, नीचे वैल्यू आएगी नहीं इसलिए इधर का भी। अब ये वैल्यू तो हमारी पहले की थी, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो इधर 2,000 आ रहा है,
और इधर 2000 नहीं आ रहा है। तो इसको लाने के लिए हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है अभी फिलहाल वही क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा। ओपनिंग यानी जो अब हमने खाता अकाउंट किया, ओपन किया तब का है, तो अभी हमारे पास वही है। 1000 रुपये हमारे पास केस में है, आज की क्लोजिंग की बात करता हूँ, और 1000 हमारे पास बैंक में है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल ये केस का पेमेंट केस में डाल देना, बैंक का बैंक में इसका एड्रेस डाल दिया हमने, और केस में इक्वल केस में हम केस का डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ आ गया। इन दोनों का टोटल हम क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ कर देंगे, इक्वल ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। तो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर। ठीक, एक भी मिस्टेक हुई इसमें तो बैलेंस शीट नहीं आएगा। स्टेप वाइज बता रहा हूँ पूरा मैं। यहाँ से डाला है हमने, यहाँ टोटल कर लिया, इसका टोटल यहाँ कर दिया, यहाँ किया, इसका टोटल यहाँ कर दिया, इसका टोटल ऑलरेडी था, इसलिए दोनों पक्ष बराबर आ गया। अब असल में हुआ क्या, हमारे पास कुछ पेमेंट आया। ठीक है, आया कैसे, तो हमारे पास केस भी आया और बैंक में भी आया, यूपीआई पेमेंट भी किया। तो जो बैंक में आया वो बैंक में जुड़ जाए, जो केस में आया वो केस में जुड़ जाए, तो हमारी बैलेंस शीट दोनों पक्ष बराबर होंगे। चलिए चलते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है केस का पेमेंट और बैंक का पेमेंट। ठीक है ना, यहाँ निकालने से बेनिफिट है कि अब हम बैलेंस शीट में सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो हम केस का पेमेंट केस में ऐड कर दें और बैंक का बैंक में ऐड कर दें। तो केस में हमारे पास जो आया ये दोनों का टोटल है, इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस। तो केस का हम यहाँ पे लेके आ जाए, इक्वल इक्वल और सॉरी यहाँ नहीं लाना, अब तो सीधे सीधे ऐसा करते हैं हम कि यहाँ लेके आ जाते हैं, डीसीए का डीसीए में, पीजीडीसीए का नहीं, लेकिन इसमें केस और बैंक का नहीं लिखा है, केस और बैंक का नहीं लिखा है, तो हम केस का पेमेंट केस में हाँ कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर डीसीए का लेके आ जाएं कि डीसीए में कितना आया, इक्वल यहाँ हम ऑल रिसिप्ट से डीसीए का टोटल दे देते हैं। तो डीसीए का टोटल हो गया हमारा ये वाला। ठीक, तो डीसीए के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार पीजीडीसीए का टोटल देने के लिए हम ऑल स्लिप पे चले जाएंगे और पीजीडीसीए का दे देंगे। ठीक है, तो ये पीजीडीसीए का आ गया। अब चूंकि ये वाला जो एड्रेस टोटल है, यहाँ पर इसका टोटल कर लीजिएगा। जैसे इन दोनों का इस पूरे का यहाँ टोटल किया, इसी प्रकार इस पूरे का यहाँ टोटल कर देंगे। तो हम यहाँ पे देंगे इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक, तो कोर्स का किसका कितना है वो भी हमें पता चल जाएगा। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये 3500 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ हो गए। यहाँ 3500 हो गए, तो यहाँ 5500 हो गए। अब करना क्या है, दोनों पक्ष से ऑटोमेटिक बराबर आना चाहिए, तो अभी इधर का वैल्यू नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें केस केस को जोड़ दीजिए। तो जो L7 है, L7 क्या है हमारा, ओपनिंग केस का, ये प्लस जो आया, तो डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे लगाइएगा प्लस, केस में कितना आया, तो प्लस हम चले जाएंगे ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में हमारे पास केस का टोटल कितना है, तो हम केस का टोटल यहाँ कर लें, टोटल केस केस हो जाएगा। तो ये एड्रेस हमने पास कर दिया, एंटर। और इसी प्रकार बैंक का है, तो प्लस हम यहाँ पर बैंक यानी यूपीआई दे दें इसके जस्ट पास में। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ यहाँ क्यों नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे टोटल किया नहीं है, तो हम एक और टोटल यहाँ पे कर लें, टोटल इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक, तो पूरा यूपीआई का, एंटर करेंगे और इस फॉर्मूले को हम आगे खींच देंगे। ठीक है, दोनों का बस।
अब हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट बराबर हुई क्या, दोनों पक्ष बराबर। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, इतना पर कर लेना, नहीं तो कल समझ में नहीं आएगा। और जो पीछे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में आकर के करो, पर करो, ठीक है। क्योंकि आगे के जितने प्रोजेक्ट है वो पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया जाएगा बस। हम पढ़ाते हैं दो ही प्रोजेक्ट, स्कूल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, और जिसमें जो सिमिलर है वही, वो अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। एक बार इसमें पढ़ा दिया यही चीज़, यदि स्कूल मैनेजमेंट में बैलेंस शीट है तो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे जो डिफरेंट है वही पढ़ाएंगे स्कूल मैनेजमेंट। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सब कुछ आपको करना है। इसलिए फंक्शनलिटी पे प्रॉपर ध्यान दो और बराबर होकर के चलो। बाद में आप कहोगे कि सर ये बैलेंस नहीं आ रहा, आप निकाल दो, एरर कहाँ है। आपने क्या खिचड़ी पकाई है हमें भी मालूम है। तो आपके फंक्शन में, आपके एक्सेल सीट में हम कर रहा था, क्यों निकालने में एरर? क्योंकि आपने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया। आप खुद सुलझाओ उनको। अब सुलझ क्यों नहीं पा रहा है, पीछे चल रहे हो आप। यदि आज 13 दिन की क्लास और 9वीं की आप क्लास में एंटर करोगे तो कैसे समझ में आएगा, ये पूरा ना होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का।